हेलो, नमस्ते। आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप अपने ताजा तरीन खाने के साथ कभी बासी खाने का प्रयोग करते हैं ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए? जी हाँ, आप ऐसा करते हैं। याद करिए, आप अपने खाने के साथ अचार या दही जरूर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपके खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑपोजिट थिंग्स यानी विपरीत चीजों का प्रयोग करके हम फायदा लेते हैं, है ना? तो कैपेसिटर्स के साथ भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। कैपेसिटर्स के साथ हम लोग यूज करते हैं किसी इंसुलेटर का, ताकि उसके कैपेसिटेंस और ज्यादा इंप्रूव हो सके और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसी इंसुलेटर को हम लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक का यूज करके कैसे हम लोग किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंप्रूव करते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये जो टॉपिक है ना हमारा कैपेसिटर्स का, जो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से, ये बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं और कहते हैं कि सर कैपेसिटर्स का जो टॉपिक है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि या तो आपको अच्छे से किसी ने समझाया नहीं है, या फिर आपने समझने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से बारीकी से देख लें। मैं बहुत डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ, चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत बेसिक लेवल में मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहब है और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक का यूज करके कैसे हम लोग किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंप्रूव करते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके क्लास 12 के प्रिपरेशन में, जेई, नीट या फिर आईआईटी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये हेल्पफुल साबित होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को देखकर आप आईआईटी क्रैक कर लोगे, लेकिन यस, इन सबको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो आपका। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, फिर से मैं एक बार कहता हूं। और आप इस वीडियो को, मेरा मतलब है इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल तो फिजिक्स के वीडियो ही आपको मिल पा रहे हैं। फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा पाऊँ। उसके लिए अलग अलग फैकल्टीज होंगे जो ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब पॉसिबल नहीं है विदाउट आपके सपोर्ट के। आप अगर आज सपोर्ट करोगे अच्छे से तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मन करेगा कि हम लोग और ज्यादा अच्छा करें और ज्यादा खुद को इंप्रूव करें। तो चलिए अब बिना देर के चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज की चीजों को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अभी जो मैंने कहा ना इंसुलेटर यूज करते हैं, उसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, वो हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद देखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिर हम लोग जानेंगे पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। ये नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा अजीब लगता है। फर्स्ट टाइम में जब मैंने भी इसे प्रोनाउंस किया था तो बहुत बार गलत बोला था। इसका प्रोनाउंसिएशन है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और फिर हम लोग जानेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स। यानी कि अंत में हम लोग जानेंगे कि इन सब का यूज करके हम लोग कैसे कैपेसिटेंस को इंप्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हम लोग दो मटेरियल को लेंगे। एक लेंगे कंडक्टर और एक लेंगे नॉन कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये एक नॉन कंडक्टर है। देखिए होगा क्या, इस कंडक्टर को हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को हम लोग रख दिए हैं। तो होगा क्या, आपको पता होगा कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम करता। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि ये दो तरह की चीजें इधर
एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल रख देते हैं और इधर एक नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज वाले रहते हैं दोनों। तो दो प्लेट्स हमने रख दिया है। होता क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इसके ऑपोजिट साइड में इधर नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, खुद का एक चार्ज सिस्टम बन जाता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस बन जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का जनरेट हो जाता है। अब देखिए यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक इसी तरह यहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा जितना कि यहां नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से, ठीक इसके ही बराबर एकदम इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर भी जनरेट हो जाता है जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां देख लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ। और चूंकि इसी चार्ज की वजह से ये हो रहा है, तो सिंस इसकी वजह से हो रहा है तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सेम चार्जेस जनरेट हो रहे हैं और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जो कि डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर जो है वो बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाता। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ क्या होता है वो देख लेते हैं। इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर में चार्जेस इंड्यूस होंगे बट पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, तो पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो करता है लेकिन थोड़ा सा ही कर पाता है। तो मान लीजिए कि ये अगर 10 यूनिट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग दे रहे हैं, 10 यूनिट्स का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर फॉर एन एग्जांपल कि 4 यूनिट्स का ही ये जनरेट कर पाता है ऑपोजिट साइड में। तो इसके अंदर हमें मिलेगा 6 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड का जो 6 यूनिट्स कंपोनेंट है वो हमको इसके अंदर मिल जाएगा। तो एक नॉन कंडक्टर क्या करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता अपने अंदर, इसलिए क्या होता है जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है और बाहर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ को क्या करता है, अपोज कर देता है, बट बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जरूर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है इंसुलेटर के नेचर के ऊपर। ठीक है ना, तो इसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो हम लोग देखते हैं तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या यहाँ डिफरेंस है। कंडक्टर में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में एंटर नहीं कर पाता, जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर पाता है और ऐसा कर पाता है इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सस्पेंस बनाए रखिए, वीडियो के अंत में पता चलेगा कि कैसे ये सब पूरा काम संपन्न होता है। चलिए, तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझने के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। पूरी महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग और मेरा डायग्राम बहुत अव्वल दर्जे का, बहुत हाई लेवल का बनता है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। ओके, चलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जनरली जो हम लोग देखते हैं, अरे मॉलिक्यूलर मैंने लिख रखा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जनरली, हमेशा नहीं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सेम मटेरियल के नहीं है, अलग अलग है, फिर भी ये नॉन पोलर है। बेंजीन देख लेते हैं हम लोग, बेंजीन है ना, C6H6। केमिस्ट्री वाले तो यहाँ एकदम
कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर। चलिए, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं है, आपका केमिस्ट्री चेक करना हमारा मकसद नहीं है, बस ये दिखाना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल है। तो H2 का ये जो एटम है, इसके अंदर हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे जो दोनों कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है। ये इनका होगा सेंटर यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है इसके अंदर। तो इन देखिए दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम होगा, राइट। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, दोनों का सेंटर एकदम बीचों बीच मिलेगा हमको। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो हमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एकदम बीचों बीच मिल रहा है। उसी तरह देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो पता करना मुश्किल है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो खैर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कैसे पता करते हैं, आज का मुद्दा नहीं है। इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमें मिलता है यहाँ पर उसका सेंटर वो भी मिलता है बीच में ही। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का हमें सेंटर क्या मिलता है, बीच में ही मिलता है, दोनों, नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें हमको कोई डाइपोल बनता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। अब डाइपोल कैसे बनता है वो आगे देखते हैं। तो ये सिनेरियो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे ही मैं पोलर मॉलिक्यूल बताऊंगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे ले लेते हैं हम लोग HCl, ओके। तो HCl में देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत है समझाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां, ठीक है। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा यहां बनता हुआ दिखेगा, सपोज कि यहां पे है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहां बनना चाहिए, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे बनना चाहिए, लेकिन यहां पे क्लोरीन करता है दगाबाजी। हमें पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, और ये नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा दूर खिसक के यहां आ जाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं डाइपोल के बारे में, अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियोस आप देख लीजिए, सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप एक एक करके प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। और कैपेसिटर्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, सारे वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लिंक में जाकर के वो देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर आप सर्च करिएगा ट्विटर फॉर यू नाम से। खैर छोड़िए, आते हैं टॉपिक में। तो डाइपोल में हम लोग क्या जानते हैं, डाइपोल में हम लोग जानते हैं कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहां देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है तो एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों चार्जेस क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस पे यहां पर है ना। तो ये दोनों यहां पे क्या कर रहा है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक डाइपोल बना रहा है यहां पे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये हमें यहां पे मिलेगा एक डाइपोल मोमेंट, और यहां पे होगा नो डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल मोमेंट हमें यहां देखने को नहीं मिलेगा, पोलर मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो यही डिफरेंस है पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल नहीं मिलता हमें। तो ये है बेसिकली डिफरेंस दोनों के बीच। अब देखते हैं अगला टॉपिक, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए फटाफट इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सपोज एक मटेरियल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा गया है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है
ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पर मैं ऐसे इसको बना रहा हूं, ऐसे इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इसका एक ही साथ रहता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा जनरली। अच्छा चलिए पहले मैं ऐसे ही देख लेता हूं, पहले विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दिए। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहूंगा, उसके बाद में बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमें ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या मिलता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ऐसे ये रैंडमली होते हैं, जरूरी नहीं है को अलाइन रहे ये, ठीक है ना। ये ऐसे करके हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे करके हमें ये देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग इधर है, तीसरे का देख रहे हैं कि इधर है, चौथे का देख रहे हैं इधर है। तो ये इस तरह से रैंडमली यहां पर इस तरह से सजे हुए होते हैं ना, कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, वो हमें मिलता है जीरो। जो नेट पी नेट है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जो हमें पूरे मॉलिक्यूल, ये पूरे मटेरियल के हम लोग देख रहे हैं, पूरे मटेरियल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमें मिलता है जीरो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइपोल तो बन रहा है, लेकिन सब डाइपोल क्या है, उस तरह से डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है कि सब लास्ट में एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और इस बेचारे में तो कभी था ही नहीं, तो इसका जो पी नेट है, डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो तो जीरो होगा ही, क्योंकि इसमें तो मॉलिक्यूल के अंदर ही नहीं है। इसमें मॉलिक्यूल के अंदर है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा है आज का, अभी का, इसको जब हम लोग डाइपोल में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या मिलता है, तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर का जो चार्ज, सेंटर ऑफ चार्जेस है, वो क्या होता है, वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है, नेगेटिव वाला इस तरफ, पॉजिटिव वाला इस तरफ। ये वाला मॉलिक्यूल का भी कुछ यही हाल हो जाता है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव वाला इधर। क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि चार्जेस हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इधर चार्ज है, इधर एक चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या करता है, ऑपोजिट चार्जेस को थोड़ा अट्रैक्ट करने लग जाता है, और इसी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है अंदर के, उसके अंदर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, और यहां पर हमें देखने को मिलता है डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट हमें यहां पर कुछ मिल जाता है, वो और वो जीरो के बराबर नहीं होता, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है, मतलब जीरो से ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे तो पी नेट जीरो था, डाइपोल मोमेंट जीरो था, बट जैसे इसको लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता है कि किसी डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क अप्लाई होता है ना। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये ऐसे घूमना चाहता है, टॉर्क अप्लाई होता है, यानी कि हर एक में क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। ये इस तरफ रोटेट करना चाहेगा और ये इस तरफ, है ना, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये रोटेट करना चाहेगा, ये इधर, माफ कीजिएगा, ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो क्या होता है कि ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और ये चाहता है अलाइन होना, ऑलमोस्ट ये अलाइन हो जाता है। यहां मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं, यहां पर मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि पूरी तरीके से ये अलाइन नहीं होता है, ठीक है। इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो घुमाव है, वो पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाता है, बट ऑलमोस्ट ये सीधा हो जाता है, और हम लोग को यहां पर मिलता है डाइपोल मोमेंट। तो ये यहां का भी डाइपोल मोमेंट हमें नॉन जीरो देखने को मिलता है, और ये डाइपोल कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा इसे दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, हमें जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये था सिनेरियो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, तो देख रहे हैं दोनों ही केसेस में हमें डाइपोल मोमेंट मिलता हुआ दिख रहा है।
अब आते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर किसको बोलते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो मटेरियल हमने लिया है, पोलर हो या नॉन पोलर हो, ये जो हमने मटेरियल लिया है वो क्या है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो यानी कि अगर हम लोग आसान शब्दों में कहें इसे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट डेंसिटी है, किसी मटेरियल का डाइपोल मोमेंट डेंसिटी है, ठीक है ना। यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है वो है। अब हमें पता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना जनरेट होगा, तो जितना भी जनरेट हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब देखिए ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहां हटेगा, इक्वल आएगा, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं खी। इसको लोग बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं खी। ये हो जाएगा खी इंटू ई। ये जो खी है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं, ये एक्स ई लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते। तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसलिए खी ई। तो हमें देखने को मिलता है क्या यहाँ से, खी ई इक्वल टू, ये हमें देखने को मिलता है P बाई ई, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से पर यूनिट वॉल्यूम जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है वो होता है उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना पोलराइजेशन वेक्टर जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब फटाफट जरा यूनिट्स देख लेते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर का यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और जब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, देखिए किसी डाइलेक्ट्रिक को जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग दे पाते हैं उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सहन कर पाता है, सह पाता है, झेल पाता है, उसे हम लोग कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के पहले, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के पहले जितना मैक्सिमम उसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे पाएंगे वो हो जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यूनिट क्या होता है इसका, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो ये सब हो गया। अब हम लोग देखेंगे आज का मेन टॉपिक, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है या कितना इंक्रीज होता है, ये हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहां ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा, यहां मैं पूरी प्लेट को ना करके सिर्फ उसका अपर व्यू, साइड व्यू से दे रहा हूं। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब एक क्यूबॉइडल शेप का, आयत घनाकार एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, बीच में हम लोग रख देंगे। पहले क्या होता था, पहले भी कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हम लोग कैपेसिटर जब भी हम लोग यूज करते हैं
हम लोग, तो बीच में एयर रहता है ना, तो एयर रहता है तो भी ये काम करता है। लेकिन अगर इसके कैपेसिटेंस को इंप्रूव करना होगा तो हम लोग को यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक को। तो डाइलेक्ट्रिक मान लिया हमने यहाँ पे यूज किया है, जो उसका थिकनेस है T, चार्जेस यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। ओके, नाउ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, वो है D। ठीक है, तो ये जो गैप है, इस गैप का वैल्यू क्या होगा, ये जो गैप है इन दोनों गैप को मिला के क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये D है और ये T है, तो ये हो जाएगा D माइनस T, टोटल दोनों को मिलाकर। तो यहां से सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पोटेंशियल। हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, दैट मींस डिस्टेंस। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं E है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है बाहर में, बट इसके अंदर क्या होगा, ये एक डाइलेक्ट्रिक है तो खुद का ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में जनरेट करेगा, पूरा ऑपोज नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा जनरेट करेगा। तो थोड़ा सा जो जनरेट कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं EM, या चलिए ED मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए ED। तो वो ED यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपना खुद का यहाँ पे जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर और इसके अंदर इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर EN, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल टू में क्या मिलेगा, V इक्वल टू हमें मिलेगा सबसे पहले तो E इंटू, अच्छा ये EN इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाद में आते हैं। तो यहां हो जाएगा हमें मिलेगा यहां से E इंटू D माइनस टी, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E इंटू डी माइनस टी, ये इन दोनों के लिए है, यहाँ के लिए जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वहां के लिए। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा EN इंटू टी। अब देखिए इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो याद करिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मेरा वीडियो, या फिर आपको पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है F0 बाई Fm, होता है ना। तो F0 बाई Fm ये तो फोर्स था, और फोर्स इंटेंसिटी भी होता है, इंटेंसिटी भी एक फोर्स है, तो हम लोग यहां से इसको E0 बाई Em लेंगे। ठीक है, यानी मटेरियल का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और बाहर का जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इस केस के लिए हमारा बाहर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वो है E, और अंदर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है हमारा, वो है En। तो यहां से हमें En इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा K इंटू, एक सेकेंड, तो यहां से En इक्वल टू हमें मिल जाएगा E बाई K। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस En के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, तो यहां से हमें मिलेगा E इंटू डी माइनस टी प्लस E बाई K इंटू टी। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल। अब देखिए दो प्लेट्स अगर रहते हैं इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस वाले, अगर दो शीट्स होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, तो गॉसेस थ्योरम से हम लोग जो इसे फाइंड आउट किए थे वो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, ये कहां से है ये पता होगा। तो हम लोग ये जानते हैं यहां से। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू में क्या पता है, सिग्मा इक्वल टू में पता है होता है Q बाई A, तो ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें Q इक्वल टू मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ठीक है, तो ये हमें मिल गया Q इक्वल टू। ठीक, अब हमें क्या पता है, हमें पता है Q इक्वल टू होता है CV। ठीक, तो C इक्वल टू में क्या मिलेगा, C इक्वल टू मिलेगा Q बाई V। ओके, अब तो यहां पे हमारा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q हमारा क्या है, कैपिटल Q है।
ठीक है, बाई वी। अब Q के प्लेस में क्या पुट करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई दैट डिवाइडेड बाय, और V के प्लेस पे ये वाला होगा पुट, तो यहां से E ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये ई हो गया कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमें यहां से, हमें यहां से C इक्वल टू मिलेगा, यहां से D भी ले लेंगे कॉमन, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, और अंदर में क्या बचेगा, अगर D कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 1 माइनस टी बाई डी माइनस पी बाई डी के, राइट। हम लोग फिर से यहां टी कॉमन ले लेंगे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट डी क्या है, हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई स्लैब नहीं रहता, सिर्फ एयर रहता है, तो उसका कैपेसिटेंस होता है ए ई नॉट बाई डी। यानी कि अगर हम लोग इसको इनिशियल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे तो इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं C0, तो यहां पर हम लोग ले लेंगे C0, इसके प्लेस पे हम लोग लेते हैं C0, दैट मींस इनिशियल कैपेसिटेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैब। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी बाई डी, टी बाई डी के यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टी बाई डी ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस टी बाई डी ले लेंगे कॉमन 1 बाई के, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं एक स्लैब को। अब इस डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है और 1 के माइनस में कुछ है, यानी कि इसका वैल्यू, और देखिए माइनस में क्या है, माइनस में है टी यानी थिकनेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डी जो कि डिस्टेंस वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और के का वैल्यू तो भैया नेगेटिव कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पूरा पॉजिटिव है, माइनस के बाद जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, यदि 1 माइनस कोई पॉजिटिव टर्म हो रहा है, तो 1 माइनस कोई पॉजिटिव टर्म हो रहा है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम मिलेगा, और डिनोमिनेटर अगर 1 से कम हो, इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो पूरा राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, वो 1 से ज्यादा ही होगा, मतलब जितना पहले C0 है उससे हमें ज्यादा ही मिलेगा। तो पहले कितना था कैपेसिटेंस, वो था C0, बट जैसे हम इसको इंट्रोड्यूस कराए तो देख रहे हैं कि C0 का वैल्यू बढ़ जा रहा है, यानी कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, इस तरफ लिखता हूं, ये जो नीचे जितना भी कुछ दिख रहा है वो हम लोग को एक कांस्टेंट ही दिख रहा है, तो C इक्वल टू में क्या कह सकते हैं, C0 बाई कांस्टेंट एक कैपिटल के मान लेते हैं, तो इस पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल के, ठीक है, या पूरा 1 बाई इसको ही के मान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C0 इंटू के, क्योंकि 1 बाई ये जो है ये पूरा क्या है हमारा जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं C इक्वल टू क्या होता है C0 इंटू के, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है उसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, और वो डिपेंड करता है के पे, यानी कि थिकनेस, डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको पार्शियली फिल ना करके इसे मिटा देते हैं, अगर इसे हम पार्शियली फिल ना करके पूरा का पूरा अगर फिल कर दें तो क्या होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इतना बड़ा लगा देंगे, बीच में कोई जगह ही ना बचे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में ये जो t का वैल्यू है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, हमें C इक्वल टू मिलेगा यहां से C0 बाय 1 माइनस ये क्या हो जाएगा d बाई डी, मतलब ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई के, यानी हमें यहां से मिलेगा C इक्वल टू C0 बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, मतलब हमें यहां से मिल रहा है C इक्वल टू
C0 इंटू के। देखिए ये के तो ये पूरा कांस्टेंट था, उसके लिए था। इस बार जो के है वो स्मॉल के है, यानी कि ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें यहां से क्या मिला है, यानी पूरा का पूरा प्लेट के बीच में अगर जितना भी गैप है उसके अंदर अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दें तो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा C0 इंटू के। यानी कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला हम लोग स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अब चलिए इतना कुछ देख लिया तो एक और चीज देख लेते हैं। अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज ना करके डिफरेंट टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज करें, सपोज कि 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज कर रहे हैं बीच में, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, C इक्वल टू A E नॉट बाय, देखिए यहां पर कोई गैप तो है नहीं, तो ये हो जाएगा D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। ये D क्या है? ये D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, D1, ये D2, ये D3, ये थिकनेस है यहाँ का। तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा अगर हम लोग अलग अलग तरह का अगर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा जो है ऐसे वेरिएशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक ना दे करके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक दे दिया जाता है और बोलता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो आप बताओ। तो हम लोग कुछ इस एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है कैपेसिटेंस के बारे में कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और सारे जो बेसिक डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी डाउट इसी तरह क्लियर हो सके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और अगर डाउट कोई रह गया है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आप तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है तभी हम लोग ऐसा कर पाते हैं। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।